हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको जो उस रेप्लिकेशन की प्रक्रिया के लिए जो जिम्मेदार एंजाइम्स हैं, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट एंजाइम्स और प्रोटीन्स हैं, उसके बारे में बताया था। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम हमारे सामने आया था वो आया था पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है इसको कॉर्नबर्ग ने, आर्थर कॉर्नबर्ग ने 1958 में डिस्कवर किया था। ये डीएनए पॉल 1 कहलाता है। एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज 3 तरह के हैं, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 एंड पॉलीमरेज 3। तो इन्होंने डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है आर्थर कॉर्नबर्ग ने 1958 में डिस्कवर किया था और इसके लिए इनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ है वो 1959 में मिला था। तो ये कॉर्नबर्ग एंजाइम भी इनके ऑनर में कहलाता है, क्योंकि इन्होंने इसको ढूंढा था। तो इसको हम डीएनए पॉलीमरेज को कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। डीएनए बाद में डीएनए पॉल 2 और डीएनए पॉल 3 को भी आइडेंटिफाई किया गया। सबसे पहले पॉलीमरेज 1 को ढूंढा गया था, बाद में जो है ये पॉल 2 और पॉल 3 भी ढूंढे गए। और डीएनए पॉलीमरेज रेस्पॉन्सिबल है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग की तरह कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पर जो है एक एक करके जोड़ता चला जाता है डीएनए पॉलीमरेज। तो ये 3 तरह के होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, पॉल 1, पॉल 2 एंड पॉल 3। और इन तीनों में ही जो है कई तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ पाई जाती है, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो पाई जाती है इनमें 5-3 पॉलीमरेज एक्टिविटी। जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी 5-3 पॉलीमरेज एक्टिविटी, मतलब 3 एंड पर ये एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड जोड़कर पॉलीमराइजेशन का काम, पॉलीमर चेन बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा इनमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी पाई जाती है। तो मेन जो इनकी एक्टिविटीज़ है उनमें है 5-3 पॉलीमरेज एक्टिविटी और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इस डायग्राम में आपको ये एक्टिविटी जो है दिखाई गई है। आप देखिए, एक तरफ 5 एंड है और एक तरफ 3 एंड है, लाइक दिस इज़ 5 एंड एंड दिस इज़ 3 एंड। तो जो 5 एंड टू 3 एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, तो वो इस एंड पर 5 एंड की तरफ जो है प्राइमर को रिमूव करेगा और म्यूटेंट सेगमेंट में अगर कोई ऐसी कुछ आ जाए तो उसका एक्सीजन करेगा, उसको वहाँ से हटाने का काम करेगा। ये कहलाती है 5-3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और सिमिलरली अगर 3 एंड की तरफ ये जो है इसको कट करने का काम करे, मिसमैच न्यूक्लियोटाइड को एक्सरसाइज करने का काम करे, उनको हटाए, तो उसको हम बोलते हैं 3-5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पाई जाती है, बीच में से नहीं करते हैं बल्कि ये साइड्स में से कट लगा देते हैं, चाहे वो 5-3 हो चाहे तो 3-5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी वो यहाँ पे इनमें के द्वारा पॉलीमरेज के द्वारा देखने को मिलती है। तो अब इसमें जो पॉलीमरेज 1 है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रूफ रीडिंग एंड फिलिंग द गैप फिलिंग के लिए और रीडिंग के लिए, रिपेयरिंग, डीएनए रिपेयरिंग के लिए ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जो डीएनए में जो डैमेज आ जाते हैं, डीएनए में जो मिसमैच हो जाता है, उसकी रिपेयरिंग के लिए, अगर बीच में कोई गैप रह जाता है तो उसकी गैप फिलिंग के लिए और प्रूफ रीडिंग के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट जो है पॉलीमरेज 1 जो है वो पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि रफली स्फेरिकल शेप का है और इसका लगभग 65 एंगस्ट्रॉम डायमीटर है और ये इसके मेन फंक्शंस है। और कई सारी साइट्स इस पे पाई जाती है जिनकी की फंक्शनल इंपॉर्टेंस होती है, पर मेनली इट इज़ फॉर प्रूफ रीडिंग, फॉर फिलिंग द गैप एंड फॉर द डीएनए डैमेज, रिपेयरिंग ऑफ द डीएनए डैमेज, उसके लिए जो है ये रेस्पॉन्सिबल है पॉलीमरेज 1। देन पॉलीमरेज 2 जो है ये टेम्परेरीली फंक्शन करता है। इसमें एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है, इसमें भी पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी पाई जाते हैं, लेकिन पॉल 1 और पॉल 3 के कंपैरिजन में वो एक्टिविटी इसकी बहुत कम होती है। तो ये टेम्परेरी फंक्शनल है, जबकि डीएनए पॉल 1 और पॉल 3 फंक्शनिंग ना हो, वो फंक्शन ना करे, उस स्थिति में जो है ये अपना फंक्शन दिखाता है। इट इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ सिंथेसिस ऑन द डीएनए टेम्पलेट, मतलब डैमेज अगर टेम्पलेट है तो उसके ऊपर ये सिंथेसिस करने में सक्षम है और इस प्रकार से ये भी डीएनए रिपेयरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करता है पॉल 2। उसके बाद जो तीसरा आता है, दिस इज़ पॉल 3 और ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है और ये हेट्रोडाइमर एंजाइम है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ 10 डिफरेंट सब यूनिट्स और इसमें हाईएस्ट पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी पाई जाती है। पॉल 3 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएनए पॉलीमरेज, 10⁵ न्यूक्लियोटाइड पर मिनट जो है, इतने न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी ये कर सकता है 1 मिनट में। 10⁵ पॉलीमराइजेशन ये न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम ये कर सकता है। सो इट इज़ द ट्रू एंजाइम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलोंगेशन प्रोसेस।
डीएनए चेन को इलोंगेट करने में जो ये मेन रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो यही है पॉल थर्ड। इसमें पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी पाई जाती है, इसमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ एक फॉर्म्स हैं पॉल थर्ड की, दैट इट हैव अल्फा, बीटा और डेल्टा, इस तरह से इसकी जो है एप्सिलॉन, और ये इसकी कुछ पर्टिकुलर जो फॉर्म्स है। तो उनमें इनकी सब यूनिट्स कह लीजिए आप इनकी। तो इसकी जो प्रोकैरियोटिक पॉलीमरेज है ये तो 1 2 3 है, और जो यूकैरियोटिक पॉलीमरेज है इनको हमने अल्फा, बीटा और गामा इस तरह से बांटा हुआ है। तो इसमें जो है ये पॉल थर्ड में ये जो अल्फा है उसमें 5 to 3 पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी पाई जाती है, जो डेल्टा है उसमें 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एंड इट प्लेज अ की रोल टू एंश्योर द रेप्लिकेशन फिडिलिटी, मतलब रेप्लिकेशन की जो विश्वसनीयता है उसको बनाए रखने में इसका योगदान है। दैट मीन्स ये कुछ मिसमैच नहीं होने देता, कुछ भी गलत न्यूक्लियोटाइड नहीं लगने लगता, एडिटिंग करता है और सही न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे जोड़ता है। और जो ये इसका डेल्टा यूनिट है ये इसको हेटेरोडाइमर स्ट्रक्चर को इसकी मेंटेन करने के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार जो है डीएनए के तीनों पॉलीमरेज पॉल 1, पॉल 2 एंड पॉल 3 पाए जाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स जो है इनके द्वारा ऑलवेज हमेशा ही जो है 3 एंड पर लगाए जाते हैं। फ्री 3 एंड होना चाहिए, तो 3 एंड पर जो है OH ग्रुप है वो हट जाए और उसकी जगह फ्री हो जाए, तो उस फ्री OH ग्रुप पर ये कार्बन के ये इस तरह से आगे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम करते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट नोट पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी पे डीएनए पॉलीमरेज पे लिखने को आता है तो आप उसको एक्सप्लेन कीजिए तीनों तरह के पॉल 1, पॉल 2 एंड पॉल 3 को, और देन वो किस प्रकार से जो रेप्लिकेशन एक्टिविटी है और जो क्या कहते हैं डीएनए रिपेयरिंग एक्टिविटी है उसमें किस प्रकार से योगदान देते हैं वो आप एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि कई बार आ जाता है डीएनए पॉलीमरेज पर आपके एग्जामिनेशन में, ये राइट अ नोट ऑन डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा जो हम एक और एंजाइम की यहाँ बात कर रहे थे विच इज़ आरएनए प्राइमेज, और इसको हम डीएनए जीबी कहते हैं। प्राइमेज जो है ये फ्री एंटीपीस को यूज़ करके एक छोटा सा प्राइमर सिंथेसाइज कर देता है आरएनए का सब्सट्रैक्ट की तरह, क्योंकि जब तक फ्री OH एंड नहीं हो जब तक डीएनए पॉलीमरेज नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने का काम नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा पहले आरएनए का छोटा सा मॉलिक्यूल ऐसा चाहिए जिसमें कि फ्री OH एंड हमें अवेलेबल हो पाए। पर डीएनए का सिंथेसिस कभी भी डिनोवा सिंथेसिस अपने आप सिंथेसिस नहीं हो पाता। प्राइमेज की एक्टिविटी है कि आरएनए का डिनोवा सिंथेसिस कर लेता है, अपने आप सिंथेसिस कर लेता है। तो एक छोटा सा ये बना देता है इसका टुकड़ा, और वो सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है। ये एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जो टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, और फिर इसके फ्री एंड पर फ्री 3OH एंड पर आगे से आगे डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइमर है ये एक शॉर्ट आरएनए फ्रेगमेंट है, कुछ एक न्यूक्लियोटाइड्स लंबा होता है, और विच इज सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए प्राइमेज, इसके द्वारा इसका सिंथेसिस किया जाता है। बाद में इसके ऊपर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ने का काम होने लगता है डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, और एंड में एडिटिंग के द्वारा इस प्राइमर को निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये वहाँ मिसमैच है, ये तो आरएनए का प्राइमर है, ये डीएनए के साथ हो नहीं सकता। तो इसको एडिटिंग के दौरान इसको हटा दिया जाता है, और जो छोटा सा गैप रह जाता है वो पॉल 1 के द्वारा पॉलीमरेज 1 के द्वारा उस गैप को फिलअप कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है सिंथेसिस डीएनए रेप्लिकेशन में आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस भी इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे देखिए आप डीएनए का टेम्पलेट दिखा, तो प्राइमेज क्या करता है, एक छोटा सा आरएनए प्राइमर यहाँ सिंथेसिस कर देता है, उसके बाद उस पर पॉल थर्ड की एक्टिविटी होती है और नया डीएनए बनता चला जाता है, और बाद में पॉल 1 की एक्टिविटी पहले बाद में एडिटिंग फंक्शन होगा, और इस ब्लू कलर का जो आपको यहाँ पे आरएनए प्राइमर दिखाने की कोशिश की गई है इस आरएनए प्राइमर को हटा दिया जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ छोटा सा गैप रह जाएगा, तो पॉल 1 जो है डीएनए पॉलीमरेज 1 जिसके बारे में हमने अभी बात करी वो उस गैप की फिलिंग कर लेगा। तो इस प्रकार से डीएनए रेप्लिकेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्राइमेज जो है ये एक तरह से फ्री 3OH ग्रुप प्रोवाइड कर देता है ताकि उससे जो है रिएक्शन हो जाए और इसका एटम और जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना पाए और एक के बाद एक जुड़ जाए। तो प्राइमेज डीएनए बी डीएनए सी एंड ऑन ओरिजिन फ्रॉम अ प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स एट द इनिशिएशन फेज, जहाँ से इनिशिएशन होना है वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलकर एक जो है प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं, ये सारे जुड़ के आपस में एक प्राइमोसोम फॉर्म कर देते हैं। फिर एक और एंजाइम की हमने बात की थी हेलिकेज, जिसको हम डीएनए बी कह रहे हैं, जैसे उसको हम डीएनए ए कह रहे थे प्राइमेज को, वैसे इसको हम डीएनए बी कह रहे हैं। मैंने अभी भी आपका डीएनए जी कह रहे थे सॉरी आरएनए प्राइमेज को, वैसे हम इसको डीएनए बी कहते हैं। तो ये डीएनए बी जो है ये हेलिकेज को
हमने नाम दिया हुआ है और इसका काम है डबल स्ट्रैंड डीएनए को खोलना। इसके लिए इसको एनर्जी की आवश्यकता होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है, और इसके लिए इसके डीएनए ए और डीएनए सी जो है, इस प्रकार के 2 एंजाइम्स और हैं जो कि असिस्ट करते हैं, वो इसको हेल्प करते हैं, तब ये ओपनिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो पाता है, डीएनए की मेल्टिंग, डीएनए का खुलना हो पाता है। खुलने के बाद उस पर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड हो जाते हैं और ये मेंटेन करते हैं डीएनए टेम्पलेट को कि वो कुछ समय तक सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में ही बना रहे, मतलब डबल स्ट्रैंड बनने में वापस उसकी कॉइलिंग होने से उसको बचाते हैं। तो एक तरह से सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म जो है न्यूक्लियस से भी उसको बचाते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को न्यूक्लियस एंजाइम उन पर एक्ट ना करे, उनको तोड़े ना, उससे प्रोटेक्ट करने का काम भी ये एसएसपी प्रोटीन्स जो हैं बाइंड होके दोनों साइड्स पे, और ये उसको बचाने का काम करते हैं। फिर एक एंजाइम गायरेज आता है जो कि कट करता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ऑन द बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड रिलीज द सुपर कॉइल कंसंट्रेट। सुपर कॉइलिंग को जो है एक तरह से रिलीज करता है और फिर रिफॉर्म करता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को। तो ये गायरेज का काम है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को नेगेटिव सुपर कॉइलिंग स्टेट में लाके और इसको नॉर्मल जो है मेल्टिंग को इसको आसान बनाता है, और इसमें भी नो डाउट एटीपी का कंजप्शन होता है, एटीपी की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। देन लाइगेज आता है और लाइगेज का काम ये छोटे सेगमेंट्स जो बने हैं इनको आपस में जोड़ने का काम होता है। जितने भी डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा सेगमेंट्स बन रहे हैं, डीएनए लाइगेज उनको जोड़ने का काम करता है। डीएनए लाइगेज के द्वारा वो जोड़े जाते हैं और इन छोटे छोटे सेगमेंट्स को, या आरएनए प्राइमेज हटाए और वहाँ पर भी अगर कोई सेगमेंट आया है तो ये इनको जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज करता है। तो ये कनेक्ट करता है 2 पास वाले सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को स्ट्रैंड्स को बाय जॉइनिंग द 3OH ग्रुप ऑफ 1 डीएनए एंड द 5P ग्रुप ऑफ अनदर डीएनए। एक का 3ON लेगा और दूसरे का 5N लेगा और उनको आपस में जोड़ देगा। और फिर जो इसका रेप्लिकेशन, रिपेयरिंग, रिकॉम्बिनेशन, स्प्लाइसिंग, ऐसी कई एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे ये इस प्रकार के निक को जो है सीलिंग करता है, उसको वहाँ पे सील करता है, जहाँ बीच में गैप रह गए हैं वहाँ उसको सील करने का काम भी करता है। तो ये जो है ये कुछ एंजाइम्स के द्वारा जो है किस प्रकार से डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प की जाती है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली रेप्लिकेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ बेस पेयरिंग, और ये हाई एक्यूरेसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर में चाहिए। अगर एक भी डीएनए का बेस बदल जाता है तो नेचुरली पैरेलली आरएनए सीक्वेंस बदल जाती है, और आरएनए सीक्वेंस बदलने से प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो डिफरेंट प्रकार का होता है। तो जो बनने वाले एंजाइम्स वगैरह हैं जो अलग बन जाते हैं, गलत बन जाते हैं, और जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो किसी भी एनिमल की या किसी भी व्यक्ति की या ह्यूमन बीइंग की या प्लांट्स की वो ऑल्टर हो जाती है। तो इसलिए रेप्लिकेशन जो है वो बहुत ही विश्वसनीय होना चाहिए, रेप्लिकेशन जो है वो बहुत ही सही होना चाहिए। तो ये हाई फिडिलिटी इसमें रेप्लिकेशन में मेंटेन की जाती है। तो इस हाई फिडिलिटी को मेंटेन करने के लिए 2 मैकेनिज़्म जो यूज़ की जाती है वो है एंजाइम्स के द्वारा। वो एक तो ये है कि ये प्रूफरीडिंग करते हैं और उसको रियल टाइम करेक्शन करते हैं। अगर वहाँ पे कोई गलत मिसमैच हो चुका है, गलत बेस लग चुका है, मान लीजिए सी के साथ जी को जुड़ना है और गलती से अगर वहाँ ए जुड़ गया है, तो अब जो है वहाँ पे सारी सीक्वेंस आगे की बदल जाएगी, जेनेटिक कोड की सीक्वेंस बदल जाएगी। तो उस जेनेटिक कोड की सीक्वेंस को बदलने से बचने के लिए ये उसकी प्रूफरीडिंग करते हैं, उस ए को हटाते हैं और उसके स्थान पर वापस जी को जोड़ने की कोशिश, बेस सिलेक्शन करते हैं और फिर वहाँ पे नया जो है बेस, करेक्ट बेस जो है वो जोड़ने का काम करते हैं। तो इस प्रूफरीडिंग में जो मेन फंक्शन है मिसमैच न्यूक्लियोटाइड्स में करेक्ट करने का, वो डीएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा किया जाता है, और ये आइडेंटिफाई करता है मिसमैच न्यूक्लियोटाइड को, रिमूव करता है 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के द्वारा, और एक करेक्ट बेस वहाँ पर ऐड करता है और डीएनए रेप्लिकेशन को कंटिन्यू करता है। तो प्रूफरीडिंग और करेक्शन का मेन काम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में अब हम मेन जो डीएनए रेप्लिकेशन उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम उसका बेसिक पूरा पढ़ चुके हैं, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, किस प्रकार से होगा, ये सारी बात हम कर चुके हैं। थैंक यू।